अगर हम राउंड फिगर्स की बात करते हैं तो ऑन 19th अक्टूबर 2023 द निफ्टी विच इज द मार्केट वाज अराउंड 19,800। उसके एक दिन बाद मतलब 18th अक्टूबर 2023 को मार्केट वाज अराउंड 19,600। अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें एंड वी टॉक अबाउट 23rd अक्टूबर 2023 देन द मार्केट वाज अराउंड 19,200। मार्केट कंसिस्टेंटली गिर रहा था। If we talk about the date when I am recording this video, which is 26th October 2023, the market is down to 18,800 levels. मतलब कुछ 19,800 से 18,800 का गिरावट which is around 5%. This is a big decrease. 30 जून 2023 को मार्केट मतलब कि निफ्टी ने पहली बार 19,000 का लेवल ब्रीच करके ऊपर प्रयाण किया था। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द मार्केट हैज गॉन बियॉन्ड 19,000 लेवल्स। इसका मतलब एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है एंड एज अ रिजल्ट पैनिक हैज बीन क्रिएटेड इन द मार्केट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में से पैसा निकाल लेना चाहिए, लॉस और भी होगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जितना हो सके उतने स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करो, मार्केट तो बुल रन की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारा कंफ्यूजन है। आपको पता है कि वॉट एवर इज आउट देयर ऑन जिनित दरियाज यूट्यूब चैनल और जिनित दरियाज इंस्टाग्राम पेज इज ऑलवेज बैक्ड बाय लॉजिक, इसलिए आप मुझे फॉलो करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम ये लॉजिकली समझेंगे कि मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आई है और इस टाइम पे मुझे और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आप वीडियो देखते जरूर है पर शायद सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लेंगे और उसके बाद वीडियो को रेज्यूम करेंगे तो उससे हमारे चैनल को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वी विल गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट दीज इंपैक्टफुल वीडियोस फॉर यू इन द फ्यूचर। ये हर एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट लगता है, रिसर्च लगता है, और आपका एक एक सब्सक्राइब बटन जो प्रेस किया हुआ हो उससे हमें बहुत ही ज्यादा उत्साह मिलता है। ज्यादातर लोग ये बातें कर रहे हैं कि द मार्केट हैज बीन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप निफ्टी के इस चार्ट को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि करीब 15 सितंबर के आसपास मार्केट गिरना शुरू हुआ था और वो गिरता ही रहा है। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो आपको पता है कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट तो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। मतलब मार्केट जब से गिरना शुरू हुआ था उसके करीब 20-25 दिन के बाद इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है मेरा इजराइल हमास वाला तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो के बाद वो वीडियो देखना चाहिए, बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स, गोल्ड एंड एवरीथिंग। वो आपको एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। If I come back to the point, as I told you, Israel-Hamas conflict is not the only reason जिससे मार्केट में गिरावट हो रही है। There is something else which is happening also जो लोग शायद देख नहीं पा रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंस उसको नहीं दे पा रहे। चलिए इस वीडियो में सबसे पहले वो रीजन समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये चार्ट देखिए। ये चार्ट देखते ही आपको एक सवाल आएगा कि ये FIIs और DIIs क्या है। FIIs का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स वगैरह वगैरह, जो इंडियन इक्विटीज में अपना पैसा लगाते हैं फॉर अर्निंग रिटर्न्स फॉर देयर इन्वेस्टर्स। अगर आप चार्ट्स ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये तीनों महीनों में FIIs ने इंडिया से पैसे निकाले हैं। मतलब द मनी विच FIIs इन्वेस्टेड इन पास्ट इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स इज फ्लोइंग आउट ऑफ द इंडिया। और ये पैसा छोटा मोटा नहीं है, ये पैसा टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोर्स में है। अगर आपने चार्ट्स को ध्यान से देखा होगा, आप इतना सोचिए कि अगर इतना बड़ा अमाउंट इंडिया के इक्विटी मार्केट से बाहर जा रहा है तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट मार्केट इंडाइसेस पे होने ही वाला है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस मार्केट्स गिर रहे हैं। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि FIIs इंडिया से पैसा बाहर क्यों ले जा रहे हैं। अगर वो यहाँ से पैसा बाहर ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो और कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और वो कौन सी प्लेस है, कौन सा असेट है। चलिए इसको समझते हैं। अभी अगर आप यूएस को देखेंगे तो यूएस में जो 10 ईयर ओल्ड बॉन्ड्स है उनके यील्ड्स बहुत ही बढ़ रहे हैं। मतलब यूएस का अगर आप एक 10 ईयर ओल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो उस पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो अभी बहुत ही ज़्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि ये रिटर्न जो 2-3% तक का था बिटवीन 2007 एंड 2023 वो 5% तक बढ़ रहा है। 5% रिटर्न लास्ट टाइम 2007 में देखा गया था, उसके बाद आज तक कभी देखा नहीं गया है। यूएस बॉन्ड्स 10 ईयर बॉन्ड्स का ये रिटर्न बढ़ने के कारण इन्वेस्टर्स एक बहुत ही सिंपल चीज सोच रहे हैं।
एफआईआईज ये सोच रहे हैं कि अगर हमें ये रिस्क फ्री असेट्स यूएस में मिल रहे हैं तो हम इंडियन इक्विटीज में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का उनका एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है हायर रिटर्न्स। यूएस बॉन्ड से अगर सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न इंडियन इक्विटीज में मिलता है तो ही ये एफआईआईज इंडियन इक्विटीज में पैसा इन्वेस्ट करने का प्रेफर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे यूएस बॉन्ड्स की यील्ड्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे करेंसी एक्सचेंजेस को रिड्यूस करने के बाद इन दो रिटर्न्स में डिफरेंसेस बहुत कम हो जाते हैं। इक्विटीज रिस्की है। इंडिया एज अ कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी रिस्कियर देन यूएस। तो अगर यूएस के बॉन्ड्स में मतलब दोनों सेफ, एक तो यूएस और दूसरा बॉन्ड्स, दोनों सेफ जोन में इन्वेस्ट करने का चांस मिलेगा तो क्या आप भी इंडियन इक्विटीज में पैसा निकाल के यूएस में नहीं इन्वेस्ट करेंगे? आप डेफिनेटली करेंगे। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस एफआईआईज इंडियन इक्विटीज से पैसा निकालकर यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं। अब आप मुझे पूछेंगे कि यूएस में 10 ईयर बॉन्ड्स की यील्ड्स क्यों बढ़ रही है? उसके दो बहुत सिंपल रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि अभी यूएस में ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट में बॉन्ड्स का सप्लाई बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, इसलिए वो नए बॉन्ड्स को इशू कर रही है। जैसे सप्लाई बढ़ता है और डिमांड कम है तो आपको पता है प्राइसेस कम हो जाती है, और जब बॉन्ड की प्राइसेस कम हो जाती है उसमें यील्ड्स जो होते हैं, जो रिटर्न्स होते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, वो ज्यादा बड़े लगते हैं। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन जो है वो है कि फेड ने यूएस में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हुए हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड की यील्ड्स भी बढ़ते रहते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, इस पे हम डिटेल में डेफिनेटली फ्यूचर में वीडियो करेंगे। बट बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, बॉन्ड की सप्लाई बढ़ना और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना, ये दोनों रीजन के कारण ओवरऑल बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। रियल बॉन्ड यील्ड्स आर हायर एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस यूएस के बॉन्ड यील्ड्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं टू इन्वेस्टर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो आपने ये तो समझ लिया कि बिकॉज यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैव बीन हायर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन inflation and second as a consequence of more supply of bonds, FIIs are wanting to invest in these safer assets और वो इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं because of which Indian markets are getting the brunt। लेकिन दूसरा रीजन आपने सही अज्यूम किया था। द दूसरा रीजन फॉर रिडक्शन इन मार्केट इंडाइसेस इज ऑब्वियसली द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत सारी चीजें हुई है। ऑयल प्राइसेस वोलेटाइल रही है और थोड़ी की ऊपर की साइड पे रही है। दूसरा, गोल्ड प्राइसेस बढ़ी है बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर मूविंग टुवर्ड्स सेफर एसेट्स लाइक गोल्ड। एज अ कॉन्सिक्वेंस ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे इक्विटी मार्केट्स का सेंटिमेंट कम रहा है एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भी इंडियन मार्केट्स को इंपैक्ट आया था, शॉर्ट टर्म था पर 7% का इंपैक्ट आया था। तो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के कारण शॉर्ट टर्म से मिडिल टर्म में डेफिनेटली इंपैक्ट होने वाला है और वो 5% तक शायद अभी हुआ है। आगे होगा कि नहीं किसी को पता नहीं है। But the entire 5% fall cannot be attributed to only Israel-Hamas conflict. It is more because of US bond yields rising, जैसा हमने डिस्कस किया। मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं वो तो हमने समझ लिया, लेकिन अभी द $1 million क्वेश्चन स्टेज कि आगे क्या होने वाला है। सी, नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मार्केट्स को टाइम नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लेकिन मुझे और आपको ये थियरी से पता चल जाएगा कि शायद शॉर्टर टर्म में मार्केट में करेक्शंस आ जाए, लेकिन लॉन्गर टर्म में द मार्केट्स वुड डेफिनेटली राइज। इंडिया फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। इसके कारण निफ्टी, सेंसेक्स जैसी मार्केट इंडाइसेस धीरे धीरे ओवर अ 3, 5, 10 ईयर ड्यूरेशन बढ़ने ही वाली है। अगर आप इस चार्ट को भी देख लेंगे तो आपने देखा है कि निफ्टी कंसिस्टेंटली ओवर अ 10 ईयर पीरियड, 20 ईयर पीरियड बढ़ा ही है। अभी का अगर आप चार्ट देखेंगे 5 साल का निफ्टी का, तो आप पाएंगे कि 2021 से निफ्टी मेजरली साइडवेज ही मूव कर रहा है। बट दैट डज नॉट मीन दैट इट विल गो डाउन ड्रास्टिकली और इट विल गो अप ड्रास्टिकली। शायद और साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, शायद थोड़ा सा करेक्शन और ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके बाद निफ्टी इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने अगर जुलाई 2023 के आसपास मार्केट में एंट्री लिया होगा तो डेफिनेटली आपको शायद आज रेड दिख रहा होगा, लॉस दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपने जुलाई से पहले मार्केट में एंट्री लिया है तो वो यही लेवल्स थे 18,500, 18,800 के आसपास, तो शायद आपको साइडवेज मूवमेंट लगी होगी, आपको लॉस नहीं हुआ होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कि ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत टूटा है और बहुत ज्यादा टूटने वाला है। ओपिनियन नंबर 2,
अगर आप निफ्टी एसआईपीस कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो एसआईपीस को कंटिन्यू करना चाहिए। आपको इससे डाउनवर्ड एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आपकी पास्ट एसआईपीस 19,000 20,000 लेवल पे हुई है तो आपकी करंट एसआईपीस 18,800 के लेवल पे होगी और आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाएगी। एसआईपी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट है, इसको आपको छोड़ नहीं देना है व्हेन मार्केट्स करेक्ट अ लिटिल बिट। ऑल्सो फॉलिंग मार्केट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जहां बहुत सारे स्मार्ट बायर्स कुछ फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं। अगर आप स्टॉक पिकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते तो डेफिनेटली आप एसआईपीस पे फोकस कीजिए। लेकिन अगर आपको स्टॉक पिकिंग अच्छा लगता है, यू आर हैप्पी विद द रिस्क्स विच कम व्हेन यू पिक इंडिविजुअल स्टॉक्स, आपको डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अभी ढूंढना चाहिए। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, लेकिन नॉलेज शेयर करना ये इस चैनल का पर्सपेक्टिव है। आपको कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ जिसपे आप देख सकते हो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद इन स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत बड़ी नहीं है। आपको ये स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, लेकिन आपको कैसे सोचना है वो ये वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एक एचडीएफसी बैंक का ही स्टॉक देख लेते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक का स्टॉक 2021 में देखेंगे तो प्राइस 1500 के आसपास था। अगर आप उसको आज भी देखेंगे तो प्राइस फिर से 1500 के आसपास है। मूवमेंट्स आई है बट प्राइस इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप उसी बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखोगे तो 2021 से 2023 में रेवेन्यू लगभग डबल हुआ है, प्रॉफिट भी लगभग डबल हुआ है। तो इसका मतलब प्राइस भी लगभग डबल होने वाली चाहिए थी, बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप रिसेंट न्यूज़ भी देखें तो एचडीएफसी का Q2 के रिजल्ट में यह दिखाया गया है कि उनका नेट प्रॉफिट अराउंड 51% बढ़ा है, लेकिन फिर भी प्राइस में इतना बड़ा उछाल नहीं आया हुआ है। अगर आप एचडीएफसी के पी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग्स रेशियो को देखें तो एवरेज पी रेशियो हैज बीन अराउंड 24 और अभी पी 16 के आसपास है। जब पीई एवरेज पीई से कम होता है, इफ द करंट पी इज लेसर देन एवरेज पी, जनरली ये माना जाता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर आप कोटक बैंक को देखोगे तो आपको सिमिलर चीजें दिखेगी। कोटक बैंक का प्राइस अगर 2021 में चेक करोगे तो रफली 1600, 1700, 1800 की रेंज में था। आज भी वही रेंज में प्राइस खेल रहा है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे, कोटक बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेवेन्यू 150% बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट 150% बढ़ा हुआ है, लेकिन प्राइस 150% नहीं बढ़ा हुआ है। कोटक बैंक के अगर रीसेंट रिजल्ट्स मतलब Q2 के रिजल्ट्स को भी देखा जाए तो वो लोग कुछ नेट रेवेन्यू में 30-35% इंक्रीज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज भी प्राइस में फैक्टर नहीं हुई है। Once again, if you look at P ratio of Kotak Bank also, the average is around 34, 35, 36, but the current is around 19. तो ये भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस, ये तो मैंने बहुत ही चेरी ऑन द केक सॉल्यूशन आपको दिया ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि निफ्टी और गिरने वाला है, सारे स्टॉक्स और गिरने वाले हैं। दिस इज द करेक्ट टाइम जब आप कुछ ऐसे हिडन जेम्स को फाइंड कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग एंड इफ यू वांट टू टेक द रिस्क्स एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट। आशा करता हूं कि ये वीडियो ने आपको ये सिखाया होगा कि पैनिक नहीं करना है, लॉजिकली सोचना है। जिन्हें तरह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़ा रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक बटन प्रेस कर लीजिए। आपका एक लाइक बटन ये वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ले जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो व्हाट्सएप में शेयर कीजिए सो दैट दे आर आल्सो अवेयर एंड दे डू नॉट पैनिक। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, आगे मार्केट में क्या होने वाला है। वीडियो अंत तक देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।